हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए प्रत्येक दिन आप लोगों को हिंदी से हम लोग एक क्लास उपलब्ध करा रहे हैं और ये क्लास हम आपको अपने खुद के नोट्स से उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। देखिए, आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास एवं परिवार। दूसरा चीज़ आपको पहले ही बता दूँ, बोली, उपभाषा, इनके संबंध में ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्लास आपको दे चुका हूँ। तो आप लोग जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा। तो आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बोली, उपभाषा के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे रखी है, कहाँ पे कौन सी बोली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। टॉपिक है आज का हिंदी भाषा, है ना। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और किस परिवार में आती है, भारत में कितने भाषाई परिवार हैं, विश्व में जो हिंदी है वो कितने प्रतिशत बोली जाती है, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग अपना एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ हिंदी का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। क्यों? क्योंकि जो अधिकतर भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकली हैं। ठीक है, तो हिंदी का विकास संस्कृत से। और संस्कृत में भी आप लोगों से पूछे कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो आप लोग कहेंगे भाई सौरसेनी अपभ्रंश कह दो, या फिर हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है संस्कृत में भी, क्योंकि संस्कृत से पाली बनी है, पाली से प्राकृत बनी है ना। और प्राकृत से आपको पता है कि भाई प्राकृत से अपभ्रंश निकली है और अपभ्रंश के बाद में हिंदी बनी है। बीच के पीरियड में अवहट्ट भी आ गई थी। ये अवहट्ट का क्रम कौन सा है, तो ये भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी आर्य भाषा, देवों की भाषा, सब संस्कृत ही कहा जाता है। सबसे प्राचीन भाषा, है ना। और आपको पता है भी सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत ही है ना। पाणिनि ने अपना ग्रंथ अष्टाध्यायी जो लिखा है संस्कृत का प्रयोग किया उसमें। देखिए, मैं हिंदी कैसे कैसे बनी सबसे पहले बताता हूँ। संस्कृत, संस्कृत से निकली पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, है ना, और फिर बनी थी हिंदी। आपसे पूछे हिंदी कहाँ से बनी है, तो अपभ्रंश से निकल के बनी है। देखिए भैया, आगे समझते हैं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया। कितने भाषा परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में 3000 भाषाओं को बांटा गया है। लेकिन भारत में आपको केवल 4 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? 4। कौन कौन सा भाई? ये है भारोपीय परिवार, सबसे बड़ा परिवार यही है। इसकी संख्या भारत में 73% है। और भारोपीय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भारत एवं यूरोप के आसपास के क्षेत्र में ये परिवार फैला हुआ था, भारोपीय परिवार, और इसकी संख्या लगभग 73% के आसपास है। वहीं दूसरा परिवार भारत में द्रविड़ है, जिसकी परसेंटेज में संख्या 25% है। ऑस्ट्रिक परिवार की जो संख्या है वो 1.3% के आसपास है। चीनी तिब्बती जो कि सबसे छोटा भाषाई परिवार है भारत का, इसकी संख्या मात्र 0.7% के आसपास है। ठीक है ना। तो क्यों पड़ा भारोपीय नाम? तो भारत प्लस यूरोप, भारोपीय, है ना, इसके आसपास का क्षेत्र होने के कारण ये सबसे बड़ा भाषाई परिवार है ना, याद रखना। देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हिंदी जो है वो किस परिवार की? भारोपीय परिवार की। और किस शाखा की? तो भारतीय ईरानी शाखा की, है ना। और इसकी उपशाखा क्या है? भारतीय आर्य भाषा है। तो याद रखना ये चीज़, है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी कैसी है? आप कहेंगे आकृति और रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। इस विश्लिष्ट को ही शिलिष्ट नाम भी आप लोग दे सकते हैं, है ना। विश्लिष्ट को शिलिष्ट भी आप लोग भी बोल सकते हैं। तो हिंदी आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। आगे मैं बात करता हूँ 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 43.63% भारतीय लोगों की मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी आप लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी को आप भारत में किस वर्ग में रखोगे? आप लोगों को आंसर इसका होगा
राजभाषा वर्ग में रखा जाता है हिंदी को। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में हुई थी, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में हुई थी। ये सबसे पहले अध्यक्ष थे, है ना, राजभाषा आयोग के। ये मैं आगे आप लोगों को बता के चलूंगा, ये नहीं बता पाता हूँ तो ये मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया। सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, देवों की भाषा संस्कृत, याद रखना। देखिए, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो ईरानी भाषा से हुई। आपसे पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से? ईरानी भाषा से, क्योंकि जो ईरानी लोग हैं ये सै के लिए है बोलते थे, है ना, और ध के लिए द बोलते थे, उसी से निकला। सै से, देखिए सै से है, ध से द, यानी सबसे पहले सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंद, फिर बनी हिंदी। हिंदी लास्ट में बनी थी हिंदी। देखिए, आप लोगों से पूछेगा जो भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी दोस्त? 14 भाषा थी। अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो 395 आर्टिकल थे, है ना, आर्टिकल थे। भाग की बात करता हूं तो 22 भाग थे उस समय। अगर मैं अनुसूची की बात करता हूं तो 8 अनुसूची थी। लेकिन अब मैं बात करता हूं तो लगभग 465 से प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। 25 संविधान में भाग है ना, और अनुसूचियों की संख्या 12 है वर्तमान की मैं बात करता हूं तो। और आपको ये चीज यहां से और याद रखनी है, कितनी भाषाएं थी जब भारत का संविधान लागू हुआ? 14 भाषाओं को जगह दी थी। परंतु अब कितनी भाषाएं हैं भारत के संविधान में? 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को शामिल किया गया था, है ना। अच्छा, ये जो भाषाएं हैं 22 भाषा, ये भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 17 में आप लोगों को ये भाषा देखने के लिए मिलेंगी। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 में ये भाषा आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं आर्टिकल की मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 343 में ये आपको भाषाओं को जो जिक्र है वो देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। एक क्वेश्चन और तैयार, कौन सा लिखा? रामचरितमानस। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं, है ना। कौन कौन सा कांड है भाई 7 कांडों में? 7 कांडों में कौन कौन सा कांड आएगा? बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद में अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना। चलो, लंका कांड, उत्तर कांड, एक कांड भूल गया मैं कोई सा, चलो वो आप लोग देख लेना। 7 कांड है, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया इतना तो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भारतीय जो भाषा है हिंदी, वो कैसे कैसे निकली है ना, बड़ा कठिन पड़ा है इससे निकलना। देखिए, यहाँ एक तरफ मैंने नाम, दूसरी तरफ भाषा, तीसरी तरफ काल, और आगे उदाहरण को डिफाइन किया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सबसे पहले ये संस्कृत का समय जो था बोलने का वो था 1500 BC ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, है ना। ये किस काल से संबंधित थी? क्या बोलते थे उसे? वैदिक संस्कृति बोलते थे, और लौकिक संस्कृति भी इसे नाम देते थे। इसके बाद में संस्कृत से बनी थी दोस्त पाली। अब ये पाली किस काल से संबंधित थी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी पाली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी पाली, और इस पाली को बोलने का काल था 500 BC से 1 ईस्वी में शुरू हो गया, एडी में, याद रखो, है ना। चलो, तो इसमें आपको देखने के मिलेगा बुद्ध के उपदेश, है ना। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली 500 BC से 1 ईस्वी तक, है ना, बोली गई। इसमें आपको बुद्ध के उपदेश देखने के मिलेंगे पाली भाषा में। चलो, पाली से फिर निकली प्राकृत, लेकिन ये मध्यकालीन आर्य भाषा में ही आएगी प्राकृत, ठीक है भैया। चलो, तो पहले मैं समझाता हूँ आपको प्राकृत को। प्राकृत को जब बोलने का समय था वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय था, है ना। अब एडी है, पहले BC था। अच्छा, इसमें जैन उपदेश देखने को मिलेंगे आपको प्राकृत में। क्लियर भैया? तो आपसे पूछ सकता है जैन उपदेश, महावीर स्वामी वाले 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, है ना। चलिए, प्राकृत से क्या बना? अपभ्रंश बना। अपभ्रंश को बोलने का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, है ना, 1000 ईस्वी।
500 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं, मैं गलत बोल गया उसे, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और ये आम बोलचाल की भाषा थी अपभ्रंश, आम बोलचाल की, नॉर्मल, है ना। और तीसरा नंबर आता है दोस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। वो प्राचीन थी, दूसरी मध्य थी, मध्य में 3 है ये, है ना। और आधुनिक आर्य जो भाषा है वो है दोस्त अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी। तो हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। वैसे इनकी आदि जननी कौन है? संस्कृत। क्लियर भैया? तो हिंदी 1000 ईस्वी से वर्तमान में बोली जा रही है। इसमें विविध रूप से अलग अलग प्रयोग मिलेंगे। हिंदी की बोलियां मराठी, उड़िया आदि आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और इसी टॉपिक को सबसे पहले मैं ले लेता हूं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 बीसी से 500 बीसी के पीरियड में बोली गई थी, ईसा पूर्व के पीरियड में बोली गई थी। सबसे पहले इसमें नंबर आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत। इसका काल क्या था? 1500 बीसी से 1000 बीसी। वैदिक संस्कृत, ठीक है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें संहिताएं, संहिताओं में क्या क्या था? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, है ना। दूसरा था ब्राह्मण। तो आपसे पूछेगा वैदिक संस्कृति को कितने पार्ट में तोड़ा गया? 4 भागों में विभाजित किया गया। बोलने के समय क्या था? तो ये वैदिक संस्कृति जो संबंधित रखती थी, काल से जो संबंध रखती थी, काल था 1500 बीसी से 1000 बीसी का। इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले संहिताएं आती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा नंबर इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथों का। तीसरा नंबर आता है आरण्यों का। चौथा नंबर आता है उपनिषदों का। उपनिषदों की संख्या तो आपको पता है कितनी है भाई, 108 है। और सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? वो है आपकी 1028। ऋचाओं की संख्या 10,462 है। दूसरा, वैदिक संस्कृति के लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस्य नाम दिया गया है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वैदिक संस्कृति को यास्क व पाणिनि, है ना, पाणिनि द्वारा छांदस नाम, या किसके द्वारा छांदस नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है भाई यास्क व पाणिनि, ठीक है। पाणिनि का संस्कृत का पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय हैं, 32 पद हैं इसमें, है ना। तो पाणिनि का संस्कृत का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है। और क्या नाम दिया वैदिक संस्कृति को? यास्क ने, और वो पाणिनि ने छांदस्य। दूसरा डाल दो भाई लौकिक संस्कृत, ठीक है भैया। चलो, तो लौकिक संस्कृत में भाई 1000 ईस्वी से, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसे आप लोग ईसा पूर्व कर देना, यानी कि ईसा पूर्व नाम दे देता हूं मैं। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय था। इसमें पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? संस्कृत भाषा नाम दिया था, है ना। लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत भाषा नाम दिया गया था, और इसे पाणिनि ने दिया था, याद रखना। और इसका काल था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का, क्योंकि बैक में चलती थी तब। देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रामायण, तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। अच्छा, वेद व्यास का महाभारत, है ना, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। संस्कृत में भी कौन से टाइम में या फिर किस में? संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं, लौकिक संस्कृत में हुई है। किस किस की रचना? पाणिनि की अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत में, वाल्मीकि की रामायण लौकिक संस्कृत में, वेद व्यास की महाभारत लौकिक संस्कृत में, पुराण आदि की जो रचनाएं लौकिक संस्कृत में हुई है। पुराणों की रचना कौन थे? लोमहर्ष। सबसे प्राचीन पुराण, है ना, मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखना। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, मध्यकालीन आर्य भाषा डाल दो अगला। मध्यकालीन, है ना भैया। चलो, प्राचीन काल का तो हो गया, मध्यकालीन डाल दो। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, ये 3 भागों में डिवाइडेड थी। 500 बीसी से 1000, है ना, 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक का जो काल है, ये आपका मध्यकालीन आर्य भाषा कहलाया। और 1000 से प्लस का जो काल है वो आधुनिक में आ जाएगा, है ना। तो मध्यकालीन आपने डाला, सबसे पहले नंबर डाला आपने पाली, है ना, फिर पाली के बाद में प्राकृत, और फिर प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश तक का जो समय है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आता है। पाली का जो समय था 500 बीसी से 1 एडी, है ना, यानी कि ईसा पूर्व तक। 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था प्राकृत। इसके बाद में अपभ्रंश आया 500 ईसा, मतलब 500 ईस्वी से जो समय था 1000 ईस्वी का, ये आपका अपभ्रंश का आ गया। तो ये नोट्स मैंने लिख रखा है, आप लोग चाहो तो यहाँ से अपना जो नोट्स है वो बना सकते हो बिल्कुल आराम से। सबसे पहला नंबर डाल दो इसमें पाली, है ना, 500 बीसी से 1 एडी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 500 ईसा
पूर्व से 1 ईस्वी का जो समय था वो पाली से संबंधित था। देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा नॉट पॉइंट, तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली प्रथम प्राकृत कहलाती है, पहली प्राकृत, है ना। आपसे पूछेगा, आप कहेंगे भी प्राकृत तो अलग है, द्वितीय प्राकृत है वो प्राकृत, लेकिन पहली प्राकृत जो है वो पाली है, याद रखना। भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली। यह मागधी भाषा भी कहलाती है, तो पाली को क्या नाम देते हैं? मागधी भी नाम देते हैं। और प्रथम प्राकृत कौन है? पाली। प्रथम देश भाषा कौन सी है? वो भी पाली है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर डाल दो भैया प्राकृत। जो प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का समय है। देखिए, इस अवधि में सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। आपसे पूछ सकता है महाराष्ट्री क्षेत्रीय बोली कब विकसित हुई, किस काल में? प्राकृत के समय में, है ना। याद रखना 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के समय के पीरियड में, है ना। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है क्योंकि प्रथम प्राकृत तो पाली को कहा जाता है। महावीर स्वामी के उपदेश द्वितीय प्राकृत में ही आते हैं, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, याद रखना। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो याद रखना ये महावीर स्वामी के उपदेश जो है वो प्राकृत में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये द्वितीय प्राकृत थी, याद रखो। अगला नंबर डाल दो दोस्त अपभ्रंश। अपभ्रंश देखिए इसी से निकली है हिंदी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो अपभ्रंश में आया। देखिए, इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है अपभ्रंश की, याद रखो, है ना। स्वयंभू को, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयंभू को परम, है ना, पुरुम या ऐसे बोल सकते हो पौम, पौम चरुम, पमु चरुम ऐसे बोल सकते हो, जो भी नाम है ये आपको दिख रहा है ना। पैर पौम, पै ऊ में पौं चेरई उचरु, तो पम चरु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन गया, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। अच्छा, क्या रचना थी इसकी? काव्य रचना थी इसकी पौम चरुम, है ना, ये रचना थी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाया है? संक्रांति। संक्रांति समय कहलाया। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो समय था वो कहलाया संक्रांति काल, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कवि धनपाल द्वारा रचित, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने नोट कर रखा है। कवि धनपाल द्वारा रचित भवित सयत कहा, है ना, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। तो आपसे पूछ सकता है अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? धनपाल के द्वारा रचित है भवित सयत कहा। अच्छा, अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो इसे प्राकृताभास नाम दिया, यानी प्राकृत का आभास। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया? इसे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया, याद रखना, है ना। तो पूछ सकता है कोई सा भी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? पुरानी हिंदी। विद्यापति ने क्या नाम दिया? देसिल बचाना, अर्थात देसी भाषा कहा था इससे अपभ्रंश को, है ना। विद्यापति ने देसिल बचाना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत आभास नाम दिया था। इससे आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी उसे अवहट्ट के नाम से संबोधित किया गया, है ना। इसका जो समय था 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के समय का जो काल था या जो पीरियड था उसे अवहट्ट के नाम से जाना गया था, है ना। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय अवहट्ट था, तो अवहट्ट जो था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के समय को माना गया था। देखिए, दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति ने अपनी भाषा अवहट्ट बताया है। तो आपसे पूछ सकता है दामोदर पंडित या अब्दुल रहमान या विद्यापति ने अपनी भाषा क्या बताई? अवहट्ट बताया है। चलिए, तीसरा नंबर डाल दीजिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक, यहीं से आप हिंदी का जन्म होता हुआ देखेंगे, है ना। तो आधुनिक आर्य हिंदी भाषा इसके अंतर्गत आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में इसका समय 1000 ईस्वी से वर्तमान में भी चलता चला आ रहा है, याद रखना। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हो रहा है। तो आपसे पूछेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस स्वरूप से हुआ है? तो क्षेत्रीय स्वरूप से हुआ है।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को। सबसे पहला नंबर आता है दोस्त प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक चली आ रही है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहली थी प्राचीन हिंदी जिसका टाइम था 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। चलिए अपभ्रंश के भेद। तो अपभ्रंश के दोस्त कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ये 6 के 6 भेद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। आपको मैंने बोली भाषा पढ़ाई है, उपभाषा पढ़ाई है, उसके अंतर्गत आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलेगा। पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ये कहाँ पे बोली जाती हैं, तो प्रॉपर आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। तो अपभ्रंश के भेद पूछे 6 हैं। सबसे पहला सौरासैनी, फिर अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक आर्य भाषाएं, वो भी भारतीय या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये अपभ्रंश हैं, सौरासैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, है ना, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। और ये क्या है? ये हैं, आप लोग कह सकते हैं ये आर्य भाषाएं हैं, है ना। सौरासैनी के अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी, आपसे पूछ सकता है पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरासैनी से। राजस्थानी हिंदी का विकास, गुजराती का विकास सौरासैनी से। अर्धमागधी से या पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है ना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब अर्धमागधी से निकली है, याद रखो। बिहारी हिंदी मागधी से, है ना। बांग्ला मागधी से निकली है ना। मागधी अपभ्रंश से। उड़िया मागधी अपभ्रंश से। असमिया मागधी अपभ्रंश से। और जो पहाड़ी हिंदी है वो खस अपभ्रंश से। पंजाबी सिंधी ये ब्राचड़ अपभ्रंश से। और महाराष्ट्री से निकली है मराठी, याद रखो। तो ये एक तरफ आप लोग अपभ्रंश, दूसरी तरफ आप लोग आर्य भाषाओं को रख सकते हैं, कौन सा कहाँ से निकला। आगे देखिए, परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन लिए हैं कुछ। हिंदी की लिपि कौन सी है दोस्त? हिंदी की लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है ना। देवनागरी लिपि में अगर हिंदी की बात करूँ तो 52 वर्ण है ना, याद रखना ये चीज़। अंग्रेजी की लिपि रोमन, मन रोता है अंग्रेजी को बोलने में। उर्दू फारसी की लिपि जो है वो आप लोग कह सकते हैं, उर्दू फारसी की जो लिपि है वो देवनागरी देखने को मिलेगी आप लोगों को। लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए उर्दू कश्मीरी की लिपि, तो वहाँ आप लोगों को उत्तर फारसी देखने को मिलेगा, ये कंडीशन है। संस्कृत की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि आप लोग देवनागरी देखेंगे। ये लिपि क्या है आखिर? भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है लिपि कहलाता है ना। मौखिक ध्वनियों को जिन सिंबलों से, प्रतीकों से लिख दो वह लिपि है। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद अर्थात तोते की तरह बड़बड़ाने वाला कहते थे। तो पूछ सकता है सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था, है ना। तोताए हिंद के नाम से फेमस है। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। तो मूल भाषा आर्यों की मूल भाषा थी, है ना, देवों की मूल भाषा थी संस्कृत, वहीं से निकली है आधुनिक आर्य भाषा हिंदी। आगे देखिए, भाषा शब्द भास, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन गया, है ना। भाषा विचारों भावों के आदान प्रदान करने का साधन है, यानी अपने विचार मन के आप लोग कह सकते हैं भाषा के माध्यम से। हिंदी जब धन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। और यह भाषा कहलाती है। ये लाइन प्लूटो ने दी थी कि हिंदी जब धन्यात्मक होकर या ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो जो भाषा कहलाती है वह हिंदी कहलाती है ना। ये प्लूटो ने कहा था, तब यह भाषा कहलाती है ना। याद रखो, एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट करो, थोड़ा इसमें मुझ पे से पॉइंट मिस हो गया था। हिंदी जब ध्वन्यात्मक यानी ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है, यह भाषा कहलाती है। ये लाइन जो है ये 2 बार लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो भाषा कहलाती है, ये लाइन प्लूटो ने दी है। सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है, ये महर्षि पाणिनि ने नाम दिया है ना। अष्टाध्यायी इन्हीं की कृति है। तो सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है, महर्षि पाणिनि ने कहा। अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि तुलसी और जायसी हैं, याद रखना। तुलसीदास, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, है ना, वर्व रामायण वगैरह। जायसी, है ना, पद्मावत, ये मौलवी मोहम्मद जायसी की है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम वगैरह। तो आर्य भाषा, देवों की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, एक ही उत्तर है, संस्कृत। कबीरदास
किस भाषा के कवि? भोजपुरी के। सूरदास किसके? ब्रजभाषा के कवि। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को, है ना। ये मत प्रदान किया गया था, है ना, याद रखना। संविधान में हिंदी को राजभाषा का मत दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। राजभाषा अधिनियम पारित कब हुआ? तो ये पारित हुआ था 3 जनवरी 1963 को। राजभाषा का दर्जा, है ना, और ये स्वीकार जो किया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो प्रॉपर दिया गया था 26 जनवरी 1965 को दिया गया था। 1949 को संविधान ने हिंदी को स्वीकारा था। 56% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी के बाद बांग्ला है, और तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तेलुगु है। भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय 14 भाषाएं शामिल थी। 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। कब कर जुड़ी? जरा देख लो। 14 भाषाएं शामिल थी, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जुड़ी थी भारत के संविधान में 15वीं भाषा सिंधी। 15वां नंबर था सिंधी का। 21वां संविधान संशोधन था 1967, जिसके माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था। आगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ट्रिक भी याद रखना है इसकी। नमक, नैसे नेपाली, मैसे मणिपुरी, कैसे कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन था 1992 का, है ना। तब ये 3 भाषा और जोड़ी गई, तो 14 के बाद में 15, 15 3 कितनी होगी? यहाँ तक 18, 4 और जुड़ी। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ये 92वां संविधान संशोधन था, 92वां। ये 2003 में इन भाषाओं को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ये 22 भाषाएं हो गई हैं, है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी? चीनी मदारिन, 14% लोग बोलते हैं। अंग्रेजी को दूसरा नंबर मिला हुआ है, 5.52% लोग बोलते हैं। हिंदी को मिला हुआ है नंबर तीसरा, 4.46% विश्व में लोग हिंदी बोलते हैं। चौथा नंबर स्पेनिश का है। आगे, हिंदी का वास्तविक जो आरंभ है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से। हिंदी का वास्तविक आरंभ। देखिए आगे बढ़ते हैं। ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, आपसे पूछेगा रानी केतकी की कहानी किसकी कहानी है? ईसा अल्लाह खां। इसकी बोलचाल की भाषा क्या है? ठेठ। ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी है। भारतेंदु काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारतेंदु के समय में 1826 ईस्वी में कोलकाता से, और ना 1828 में कोलकाता से बंगदूत नाम से भी प्रकाशन जो है वो आरंभ हुआ था, है ना। बंगदूत का आरंभ किया था, और ये 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया था। लेकिन उदंड मारदंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो 1826 ईस्वी में भारतेंदु के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को 1844 ईस्वी में बनारस अखबार शुरू करने का जो कार्य है वो इन्होंने किया था, और इसकी जो भाषा थी हिंदुस्तानी थी। ठीक है ना। बनारस अखबार किसने शुरू किया? आपसे पूछेगा। बनारस अखबार 1844 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। आगे, सुधा वर्षण समाचार पत्र कब शुरू हुआ? कोलकाता से शुरू, 1854 में। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली थी। आपसे पूछेगा ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका किसने निकाली थी? पंजाब से नवीन चंद्र राय ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। आगरा से, है ना, प्रजा हितैषी नामक जो समाचार पत्र है किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कब? 1861 में। आगे बढ़ते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत में, है ना, संस्कृत से खड़ी बोली में किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, आपसे पूछ सकता है, शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया था। तो आपसे पूछ सकता है ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किसको माध्यम बनाया? तो हिंदी को। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में बुक सोसाइटी, है ना, इसकी स्थापना हुई थी। 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, है ना, लिखते रहो। भारतेंदु के आधुनिकता का प्रवर्तक जो युग था वो था 1850 से 1890 का। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने इसे प्रारंभ किया था। 1868 में कवि वचन सुधा का प्रारंभ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, 1868 में, है ना। और बाला बोधनी पत्रिका
तदीय समाज की स्थापना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन इंपॉर्टेंट है 1873, और भारतेंदु ने 1868 में कवि वचन सुधा का भी संपादन किया था। बालाबोधनी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, और तदीय समाज भी इन्होंने, है ना, स्थापना इसका किया था। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नव जागरण है। तो आपसे पूछ सकता है भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या है? नव जागरण। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1900 में, है ना। इसके प्रथम संपादक जो थे सरस्वती पत्रिका के, वो थे चिंतामणि घोष। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन 1900 में जब इस पत्रिका का संपादन कार्य किया गया था तो चिंतामणि घोष जी के द्वारा। 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। 1900 से लेके 1920 तक द्विवेदी युग का समय है। तो आपसे पूछ सकता है 1900 से 1920 कौन सा युग? द्विवेदी युग। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। तो किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा? नगेंद्र ने। प्रगतिवाद का युग 1936 से 1942 प्रगतिवाद का युग है। आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं इसके, है ना। प्रगतिवादी युग के कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इन्हीं की रचना है। प्रयोगवाद का जो युग है, आपसे पूछ सकता है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1943 में प्रारंभ हुआ, 1953 तक चला। प्रयोगवाद शब्द का जो प्रचलन है ये अग्गे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा गया है ना। तार सप्तक के कवि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में विविध टॉपिक में कवर करा चुका हूँ। विविध जीके की वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप लोग देख सकते हैं। नई कविता का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। तो आपसे पूछ सकता है नई कविता का प्रकाशन कहाँ से? 1954 से, है ना, ये प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद से नई कविता का। संपादन कार्य जो किया था नई कविता का, वो किया था डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, है ना, इंपॉर्टेंट। चलिए स्थापना वर्ष जान लीजिए जरा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, है ना, कहाँ पे हुई थी? वेस्ट बंगाल में 1800 ईस्वी में, है ना। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना प्रयाग यूपी में 1884 में हुई। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा की स्थापना। नागरी प्रचारणी सभा काशी यूपी में स्थापना हुई 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग यूपी में 1910 में हुआ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, है ना, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई में, इसकी स्थापना 1915 में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय परिषद बम्बई में, इसकी स्थापना बम्बई महाराष्ट्र में है, 1919 में हुई अखिल भारतीय परिषद की स्थापना। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई 1920 में। हिंदी विद्यापीठ देवघर या देवधर, हिंदी विद्यापीठ देवधर झारखंड में 1929 में इसकी स्थापना हुई। नागरी लिपि सुधार परिषद इंदौर में इसकी स्थापना 1935 में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में इसकी स्थापना, है ना, 1936 में हुई। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी में इसकी स्थापना, है ना, 1938 में हुई। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 में। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बम्बई में, इसकी स्थापना 1942 में हुई। राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार, इस पटना में, तो राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार में इसकी स्थापना 1951 में हुई। हिंदी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1953 में हुई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1953 में हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1957 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में इसकी स्थापना हुई। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 में हुई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1997 में हुई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र वर्धा में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। भारत के 343 के फर्स्ट के अनुसार ये कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, है ना। 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल सभी इन्हीं से संबंधित हैं, है ना भाई। संविधान के अनुच्छेद 344 की फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया, है ना, और इसके गठन का आदेश दिया। बाल गंगाधर खैर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। कब गठन हुआ? 7 जून 1955 को, याद रखना। और यहाँ पे बढ़ते हैं भारतीय हिंदी परिषद। तो भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने
अपनी अध्यक्षता में की थी। तो भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, यानी उस समय के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे धीरेन्द्र वर्मा जी, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू, कश्मीरी की जो लिपि है मैंने बताया था, उर्दू, कश्मीरी की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, सिंधु घाटी की जो लिपि थी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाएं जो लिपि में विकसित हुई हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही हुई हैं। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो गुजरात के राजा जयभट्ट थे उनके शिलालेख में हुआ था। सर्वप्रथम महागोविंद रनाड़े ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। किसने किया था, तो ये गोविंद रनाड़े जी ने किया था। काका कालेकर ने 12 खड़ी का सुझाव दिया था। 12 खड़ी, जो हिंदी में 12 खड़ी आती है ना, उसका सुझाव काका कालेकर ने दिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर है ना के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तो पूछ सकता है पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का जो सुझाव है वो किसने दिया, श्याम सुंदर दास ने। 14 सितंबर 1953 से हिंदी है ना हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। 14 सितंबर 1953 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और लगभग ये 2006 से ये कारनामा हम लोग करते चले आ रहे हैं। 1975 में हिंदी का पहला सम्मेलन हुआ था, याद रखना है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है मॉरिशस का प्रेमचंद किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को, मॉरिशस का प्रेमचंद। तो ये हिंदी और उसके भाषा परिवार समाप्त हो गए। और आपको बोली उपभाषा अगर पढ़नी है तो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो डाल रखी है। इस वीडियो के आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। जय हिंद।